नीरज भाई, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से उत्तराखंड का माहौल दिख रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ प्रयास हो रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसे लेकर, और एक और वहां पर जो नई चर्चा चल रही है कि जल्दी ही वहां पर जो मंत्रिमंडल है उसका गठन भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो बयान गढ़वाल में आए और उसे लेकर जो बयानबाजी दिखी, इन सब को लेकर आपका क्या सोचना है कि आखिर इस तरीके के बयानों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दोनों तरफ से जो तीर चले वो कहां तक जाएंगे? जी संजय भाई, देखें कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी तो आप देखें कि छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, वो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है और हर चुनाव को बड़ी रणनीति के साथ, बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। जो कभी कांग्रेस भी इसी तरह से, इसी पैटर्न पे चुनाव लड़ा करती थी और कांग्रेस का जो संगठन है वो भी इसी तरह से बहुत सशक्त और बहुत मजबूत हुआ करता था। तो अभी आप दो तीन चीज़ें उत्तराखंड के अंदर हैं और वो बहुत समय से अपेक्षित भी थी। एक तो आपने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात पिछले एक साल से, जब से धामी जी की सेकंड पारी शुरू हुई है, तभी से इस बात की चर्चा चल रही थी कि जो मंत्रिमंडल में जो पद खाली पड़े हुए हैं कि आज भरे जाएंगे, कल भरे जाएंगे, और मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो तब तब एक कयासबाजी शुरू हो जाती है। इन बिटवीन ही आपने देखा होगा कि चंदन रामदास जी का भी निधन हो गया तो एक मंत्री का पद और रिक्त हो गया। दूसरा, दायित्व दिए जाने की जो बात है वो भी लंबे समय से चल रही है। तीसरा, जो यूसीसी का एक आपने देखा कि राष्ट्र भर में जिसकी चर्चा हो रही है यूसीसी को लेकर, जिस पर मुख्यमंत्री क्या और देहरादून से लेकर दिल्ली तक की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसने पूरा समय फोकस कर रखा है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। और जो यहाँ की लोकल सियासत है, आपने देखा, आपने बात की कि इसकी अंकिता भंडारी की मैंने अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला, हाँ, ये फिर दोबारा से एक बार फिर तेजी से सियासी सुर्खियों में आ गया। हाँ। तो मैंने ये महसूस किया कि वैसे तो लगातार ये सियासी सुर्खियों में बना हुआ था ये प्रकरण, लेकिन बीच में ये काफ़ी जैसी सरकार ने अपनी इस पर अपनी तरफ से सरकार ने जताने की कोशिश करी, दिखाने की कोशिश करी कि हमने भैया बहुत तत्परता से इस पर कार्रवाई की है और जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। काफ़ी लोगों को जेल भी भेजा और कोर्ट में कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मामला ठंडा पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से जो हरीश रावत जी का जो स्टिंग प्रकरण है, वो जो जिन है एक बार फिर बोतल से बाहर आया, उसके बाद से आपने देखा कि ये मामला फिर तूल पकड़ने लगा। जैसे सीबीआई ने उधर से नोटिस सर्व करा हरीश रावत जी को, हरक सिंह रावत को, ये लोग दोबारा से सीबीआई ने इन पर शिकंजा कसने की कोशिश की। तो उसके बाद से फिर पूरी कांग्रेस ने जो है इस प्रकरण को फिर एकदम से हवा देने की कोशिश की और बहुत तेजी से इस प्रकरण को फिर हवा दे रही है। और मुझे लगता है कि अब ये इस तरह की चीज़ें फिर, और बीच में बहुत तरह की बातें आई, जो करण महाराज जी का बयान है या और लोगों के जो उस तरफ से रूलिंग पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी हुई, जिस पर कांग्रेस ने फिर पहले प्रतिक्रिया दी, फिर इनके बयान पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। तो ये दिखा रहा है कि अब ये लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले अब जो है ये अगले 7-8 महीने जो है इसी तरीके से सियासत गर्म रहेगी, चाहे वो उत्तराखंड के लोकल मुद्दे हों या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हों। दोनों ही पार्टियां जो हैं बिल्कुल इस समय लग रहा है कि इलेक्शन मोड में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पर नीरज भाई, यहाँ एक चीज और चल रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको कौन देखेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बयानों की राजनीति ज्यादा चल रही है, और अंकिता हत्याकांड की भी अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी गंभीरता है। ये नहीं है कि उसमें कार्रवाई नहीं हुई, लगातार कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जब विकास की बात आती है, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं दूर होते जा रहे हैं। संजय भाई, ये बात तो आप और हम लोग और जो समाज से एक्चुअल जुड़े लोग हैं हमेशा इस बात को उठाते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव में आगे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों का ध्यान असल मुद्दों से, जमीनी मुद्दों से अलग भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ों को छेड़ते हैं, ताकि जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो। उत्तराखंड में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी कठिनाई हैं जिन पर हमेशा चर्चा होती रहती है और जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जब राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं तो जो मूल मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े जो बुनियादी जो दिक्कतें हैं, उनको सब चीज़ें उनको भूल जाते हैं। वो उस समय उनके लक्ष्य से बाहर हो जाती है, चुनाव से पहले उनके टारगेट में रहती है, लक्ष्य में रहती है।
रहती हैं, आपने सही बात कहा, उन पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये उस पर चर्चा करने का जो सबसे ज्यादा जो चर्चा करनी चाहिए वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपको जो है समाज का प्रहरी बनाया आपको लोगों ने, जनता ने। आज आप विपक्ष में बैठे हो, जब जनता की लड़ाई लड़ोगे तभी आपको सत्ता में आने का मौका मिलेगा। तो ये विपक्ष को जो सरकार की कमी है, खामी है, जो सरकार ने जनता से वायदे किए हैं, जो संकल्प लिया है, सरकार कितना तेजी से आगे बढ़ी, कहां कमी कर रही है, ये तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार को घेरे और जनता के बीच में लेके जाए। पर मुझे लगता है कि यही है नीरज भाई, सत्ता पक्ष तो अपनी रणनीति में और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुद्दे ना चूज किए जाते हैं। सत्ता पक्ष हाँ, और सत्ता पक्ष तो हमेशा चाहेगा कि अपनी कमियों पे, खामियों पे पर्दा डालने की कोशिश करेगा वो, और वो विपक्ष को इधर उधर के मुद्दों में उलझाकर अपनी रणनीति में कामयाब हो जाता है। तो ये विपक्ष को ये टैक्टिक्स और ये रणनीति समझनी पड़ेगी सत्ता पक्ष की, वो असल मुद्दों पर खींच के लाए उनको जमीन पे। हीरा सिंह बिष्ट जी, देखिए नीरज कोहली जी ने बहुत कुछ कहा कि वास्तविक जो मुद्दे हैं उन पर आना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि मुद्दों की बात होती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग तरीके की चीज़ों में चली जाती है और अपने ही लोगों के अंदर विवाद में फंस जाती है। चाहे गढ़वाल वाला आप मैटर लेंगे, अगर वो टिप्पणी भी हुई, अगर उसको पोस्ट भी किया गया तो वो भी आप ही के लोग थे। अगर विवाद बढ़ा तो आप ही के लोगों के कारण बढ़ा, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसे लेकर बहुत सारे लोगों की जो फिर आशाएं हैं वो देखने लगते हैं कि क्या होगा आखिर जब कांग्रेस जैसा दल मुद्दे नहीं उठा पाएगा तो फिर कैसे आप इतने बड़े दल के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और जहां पर जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बहुत मजबूत स्थिति में है और हर चुनाव को वो एक बढ़िया तरीके से और पूरी ताकत के साथ लड़ती है, तो 2024 की बात तो ही अलग है। हाँ, संतोष बहुत पुराने अनुभवी साथी हमारे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही और बुनियादी बातें कही हैं कि सरकार समस्याओं से ध्यान बटाने का पूरा प्रयास करेगी, अपनी विफलताओं को छिपाने की बात करेगी। हम विपक्ष में कांग्रेस की बारीकियां, कांग्रेस की कमियों को ढूंढने का काम करेगी। भाई तुम सत्ता में हो, तुम उपलब्धि अपनी बताओ। 8-10 साल आपको हो रहे, 24 का चुनाव आ रहा, उस 24 के चुनाव के लिए आपने एक अभी हमारे अध्यक्ष जी के बयान के लिए क्या है तो मचा दी, उन्होंने माफी मांग ली, गरिमा का परिचय दिया, उन्होंने शालीनता का परिचय, गलती से मेरी जो भी हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सोनिया जी को क्या क्या कहा, कभी माफी मांगी? जो इतने अपशब्दों का प्रयोग किया, निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। पर हीरा सिंह बिष्ट जी, यहाँ व्यक्तिगत नहीं, यहाँ तो पूरे गढ़वाल को लेकर ही बात हो रही थी। हाँ, मैं उदाहरण दे रहा, चूंकि वो बात ज्यादा उठ रही ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो गढ़वाल में आज हम विपक्ष में है, सत्ता का मौका मिला, धामी जी पूरे हेलीकॉप्टर से घूम रहे, दिल्ली आ रहे जा रहे, एक मंत्री दिल्ली 15 दिन से पड़ा हुआ है, मंत्री गायब है, कोई मंत्री काम करता दिखाई नहीं दे रहा। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, मैं ये नहीं कहूंगा, मंत्रियों को भी कहीं दिखना चाहिए। वो जो खाली सीटें वो क्यों नहीं भरी जा रही? कोई मंत्रियों को हटाने की बात हो रही थी, कोई मंत्री पब्लिक को मारपीट कर रहे हैं, कोई लूट मार कर रहे हैं। अरे ये जरा देखो, हमें ये कह रहा है कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, पलायन रोकने को क्या किया, शिक्षा में आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, कोई आपने पॉलिटेक्निक खोले, तो आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं इस प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर तो धराशायी हो रखा है बिल्कुल। पर हीरा सिंह बिष्ट जी, ऐसा क्यों होता है कि आपके पास मुद्दे तो होते हैं लेकिन आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं पहुंच पाते, आप उन मुद्दों पर अपनों में उलझे रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आपको अपनी पिच पर बैटिंग करा लेती है। नीरज भाई भी इससे सहमत होंगे? मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। हमारे यहाँ शालीनता जरूरत से ज्यादा है कुछ। बीजेपी तो छोटी बात का पतंगड़ बना देती, हम बड़ी बात को भी शालीनता से कहते हैं, लेकिन सरकार को चाहते हैं इन्हें मौका दे, इनको समझ आ जाए, अकल आ जाए, अपनी बात कह के। हमारे भी लीडरशिप की कुछ कमी है, उसमें मुझे स्वीकार है कि हमको जिस तरह से उग्र रूप धारण करना चाहिए, हम बयान देकर अपनी बात को इतनी कर देते हैं, वो डेमोक्रेसी में बीजेपी को हावी होने का मौका मिलता है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है हीरा सिंह जी, आप जब सहमत है तो ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दे छोड़ ही ना रही हो आपके लिए। अरे मुद्दे हमारे पास, तो मैं तो 3 घंटे बोल सकता हूँ कंटिन्यू, 3 घंटे, बेरोजगारी से लेकर महंगाई। हीरा सिंह बिष्ट जी तो बोलते हैं, पर कांग्रेस की बात भी हो ना फिर। हाँ, कांग्रेस का ये मुद्दे हमारी नैतिक जिम्मेदारी। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ, कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें जितने मुद्दे इस राज्य में है, समस्याएं मुंह पाए खड़ी है, मैं बता रहा हूँ।
हरिद्वार उधम सिंह कहा वो सिडकुल गया, ध्वस्त हो गया, जहाँ हजार लाखों लोगों को तिवारी जी के टाइम पर रोजगार मिला था। आपने रोजगार देने को क्या क्या भर्ती प्रकरण किया, करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, वो करोड़ रुपए कहाँ गया ये बताएंगे। अंकिता भंडारी में स्लिप ऑफ टंग हुआ हमारे अध्यक्ष जी से, तो महिला बीजेपी की महिला मोर्चा और फलाना सड़कों पे आ गए। आज तक कहाँ थे तुम भाई? ईमानदार से बताओ, तुम्हारे दिल में अगर पीड़ा थी, तुमने सरकार से डिमांड करके सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? वो वीआईपी कौन है? क्या उससे सरकार चली जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी अगर वीआईपी का नाम उजागर कर देते? आप कब तक छिपाओगे? बताओ ना उसको। है तो कोई बीजेपी का नेता ही होगा। अगर ये बीजेपी इतने उस बात को छिपा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा कि एक हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा हुआ। अरे उत्तराखंड की बेटी के एक का हुआ और वहां मिजोरम में देखो वहां क्या क्या मणिपुर क्या क्या। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपने कम से कम ये तो कहा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ, नहीं तो गढ़वाल की बेटी, और ये लगातार चल रहा था। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र भी हैं। कुंवर जपेंद्र जी, देखिए इतने सारे मुद्दे कांग्रेस गिनाती है, लेकिन सत्ता फिर भी आपके हाथ आ जाती है। तो ऐसा क्या जादू है कि आप लोग मुद्दों के बाद भी सत्ता में आ जाते हैं? और वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां दिख रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है, बहुत सारे मुद्दों को वो उठा रही है। 2014 के बाद से निरंतर भारतीय राजनीति की धारा को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले राजनीतिक दल सत्ता में आते थे, सत्ता की मलाई खाते थे, जनता को बेवकूफ बनाते थे और वो सत्ता से कुछ समय के बाद बाहर हो जाते थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जनता के हित की राजनीति, निम्न वर्ग के हित की राजनीति, पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को जो लाभ ऊपरती सरकारों द्वारा मात्र और मात्र कागजों में और फाइलों में दिया जाता था, धरातल पर उसके द्वार तक उस लाभ को पहुंचाना और जो कहीं अपनी गलतियां हैं, अपने लोगों की गलतियां हैं, उन्हें ढकने की जगह उन्हें दंडित करना, ये कुछ ऐसी धारा चेंज हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड में और देश के अन्य राज्यों में कि लोगों की पसंद भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली बन गई। और अगर ऐसा ना होता, अगर इसमें सच्चाई ना होती, तो इस राज्य के अंदर जहां एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का पैटर्न था, ऐसा क्या हुआ 2014 में मोदी जी के आने के बाद कि जनता को भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया और दोबारा मौका दिया इस भरोसे के साथ दिया कि उत्तराखंड के विकास में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, युवा मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं, उनके नेतृत्व में उस भरोसे को कायम रखने का सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस भरोसे को कायम रखने का काम कर रही है। आप अंकिता भंडारी वाले में देखिए, सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा, दोषियों को बेनकाब करा। और हम बार बार कहते हैं कि अपराधी का ना कोई दल होता है, अपराधी का ना कोई समाज होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बेटी के घर में जाके ये वादा करा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए अन्याय का पुरजोर उसका जवाब दिया जाएगा, कड़े शब्दों में दिया जाएगा। अपराधियों की जमानत नहीं हुई, अपराधियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश किए गए कोर्ट में, कहीं उस पर कोताही नहीं बरती गई। तो उत्तराखंड की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने जीता है, सरकार ने जीता है, संगठन ने जीता है, कार्यकर्ताओं ने जीता है। और ये जो धारा बदली है भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति की, उत्तराखंड की राजनीति की, तो 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना, इस वचन के साथ जो सरकार आगे बढ़ रही है, वो आप देखेंगे कि 25वें वर्ष में ये साक्षात होता हुआ नजर। चलिए मैं नीरज कोहली जी से एक बार पूछूं। नीरज भाई, देखिए उत्तराखंड कितना एक इस टाइम हॉट विषय बना हुआ है उत्तराखंड को लेकर। अभी यहाँ पर राहुल प्रियंका जी का दौरा भी लगा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, और BL संतोष जी वहाँ पर है ही हैं, आज बैठक चल रही है। 5 सीटें हैं केवल वहाँ पर, लेकिन गंभीरता देखिए सभी की कि इतना कुछ वहाँ पर चल रहा है। और मुद्दों की अगर हम बात करें, क्योंकि कुंवर जपेंद्र ने भी बोला और हीरा सिंह जी ने भी बोला, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री आए पुष्कर धामी, और उन्हें लेकर जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए थे, शायद मुद्दे बचे नहीं, और ले देकर एक अंकिता वाले मैटर को लेकर सामने आया जाता है, क्योंकि अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए उसे लेकर सरकार भी गंभीर है, उसे लेकर विपक्ष भी गंभीर है। लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे दिखते हैं उस पर कोई भी
एक ये कहते हैं ना कि वो मुद्दे कहीं दिखते नहीं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है केवल एक ही मुद्दे पर आकर सारी चीजों को ले आती है कि अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन था। आखिर वीआईपी कौन था तो समय बताएगा, लेकिन उसके अलावा जो स्थितियां बनती है तो यही कहा जाता है कि भाई युवा मुख्यमंत्री है, शायद मुद्दे बचे नहीं हैं। नीरज भाई। संजय भाई, आपने बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें कही और बहुत सही चीज़ें पर आपने जो है प्रकाश डाला। बात सही है, ऐसा नहीं है कि धामी जी के आने के बाद इस स्टेट में मुद्दे ना हुआ। आपने देखा होगा कि एक के बाद एक प्रकरण हुआ, चाहे वो विधानसभा भर्ती बैकडोर भर्ती घोटाला हो, या फिर यूके SSS का जो भर्ती प्रकरण हो, या फिर मंत्रियों के ऊपर जो बहुत सारी बार बार जो है आरोप लांछन लगे, तमाम तरह के बहुत आरोप लगे, बहुत सारी चीजें इन बिटवीन पिछले एक साल में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखो, और विपक्ष ने घेरने की कोशिश भी करी, कांग्रेस ने अटैक किया, आम आदमी पार्टी ने भी अटैक किया, लेकिन उस बावजूद उसके सरकार ने, मैं ये कहूँगा मुख्यमंत्री ने बहुत तत्परता से, बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हुए, निर्णय लेते हुए, हर मुद्दे पे, हर प्रकरण पे बहुत तेजी से कार्रवाई की और एक मैसेज देने की कोशिश करी। हर बार मामला उठा, हर बार मुद्दा उठा, लेकिन बहुत तेजी से फैसले भी हुए, सरकार ने बहुत तेजी से निर्णय भी लिए, बहुत तेजी से कार्रवाई भी की। इसलिए विपक्ष जो है बहुत बड़े प्रकरण थे, बहुत गंभीर प्रकरण थे, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से घेराबंदी करना चाह रहा था उस तरीके से सरकार को या मुख्यमंत्री को विपक्ष घेर नहीं पाया। और आपने कहा कि मुद्दे अब भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो फिर घूम फिर के वो मुद्दे टर्न डाउन हो जाते हैं। और अब फिर जो पिछले कई दिनों से, जिस पर आपने शुरू में भी कहा और मैंने भी कहा कि जब से सीबीआई का नोटिस आया तो फिर अब अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर वो सियासी सुर्खियों में आ गया, कांग्रेस उसको फिर तूल देने लग गई। ठीक है, न्याय की लड़ाई में विपक्ष को वो उत्तराखंड की बेटी थी और सबकी सहानुभूति और संपैथी उसके साथ है कि उसका जो वास्तविक गुनाहगार है वो उसको सजा मिलनी चाहिए, आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप अपने हिसाब से उस मुद्दे को उठाएंगे और टर्न डाउन करेंगे तो उससे लोगों में एक संदेश ये जाता है कि भाई अभी ये मुद्दा पहले उठाया आपने, फिर बीच में नीचे गिर गया, और जब से सीबीआई ने नोटिस दिया आपने फिर उस मुद्दे को तूल देनी शुरू कर दी। तो इन सब चीजों से विपक्ष की छवि को भी कहीं ना कहीं डेंट पड़ रहा है। और सत्ता जो है, सरकार जो है वो काम जी हीरा सिंह बिष्ट जी, सत्ता और सत्ता पक्ष जो है, बोलिए नीरज भाई, बोलिए, पूरा कीजिए जी नीरज भाई, पूरा कीजिए। सत्ता पक्ष जो है ना अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। आप देखें, और जितने प्रकरण हुए सब पर सत्ता पक्ष ने अच्छी तरीके से डिफेंड करते हुए, कार्रवाई करते हुए विपक्ष को कहीं ना कहीं चित किया, मैं ये कहूंगा। हीरा सिंह बिष्ट जी, जवाब दीजिए नीरज भाई को। पिछले मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ, सत्ता पक्ष है, साम दाम दंड भेद जो कहावत है, सत्ता पक्ष हकीकत से अलग बात कर रही है। मैं उत्तराखंड में उपलब्धियां पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तो हरिद्वार जा रहे, विकास नगर जा रहे, हेलीकॉप्टर नीचे जाते ही नहीं। दिल्ली रोज पड़े रहते हैं बुक के लेने देने के अलावा। क्या दिल्ली से ला रहे हो? क्या यहाँ के विकास औद्योगिक उसके लिए क्या कर रहे? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन तो आप दे नहीं पा रहे, उनको 3 प्रमोशन दे नहीं पा रहे। एक बड़ा काम बीजेपी ने किया, बहुत बड़ा काम, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होगा, कि 35-40 हजार कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करो। रेगुलर करने में दिक्कत आ रही, समान कार्य का समान वेतन दो। तो ये बीजेपी की निकम्मी सरकार कलंकित किया उत्तराखंड को, सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द करो। ये हमने अरे तुम अपने कर्मचारी, हमारे भाई बंधु प्रदेश के 35-40 कर्मचारी प्रभावित हो रहे, जो ओवरेज हो गए, जो उपनल से लगे, पीआरडी से लगे, जो 15-20 साल हो गए, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान ये महत्वपूर्ण, मैंने धामी जी से मिलकर भी यह बात की, यार पेंशन का मामला है, 40 हजार कर्मचारियों का मामला है, आंगनबाड़ी का है, आशाओं का है, आप बैठ कर बात कर लो, उनको टाइम ही नहीं है। पर हीरा सिंह बिष्ट जी, आप देखिए, आप इतने सारे मुद्दे गिना रहे हैं, आप खुद गए भी हैं सीएम साहब के पास, और यात्रा जो निकाली जा रही है वो स्वाभिमान यात्रा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जो वीआईपी है उसके नाम को लेकर निकाली जा रही है। आप बताइए ना कि आप कौन से मुद्दे पर, जो मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप भाजपा को घेरना चाह रहे हैं? ये एक अंकिता भंडारी के मुद्दे पर स्वाभिमान यात्रा नहीं है। स्वाभिमान यात्रा उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए है, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए, किसानों के, मजदूरों, बेरोजगारी के लिए है, जितने भ्रष्टाचार और उन पर सीबीआई जांच। लेकिन हमला तो लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दो को लेकर हो रहा है। संभव अंकिता भंडारी है, ये बिल्कुल, अगर नीरज भाई उस चीज है, अंकिता भंडारी पर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो नीरज भाई कह रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए कि वो मुद्दा जब चाह जब पकड़ लिया, जब चाह जब छोड़ दिया, ये बात हो रही है हीरा सिंह जी। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सरकार बताए कितने ट्यूबवेल बनाए,
कितने हैंडपंप बनाए, कितने इरिगेशन की नहरें बनाई, कितने को रोजगार दिया, कुछ तो करे। केवल हेलीकॉप्टर घुमा दिया, मीठी मीठी बातें कर दी, मंदिर में जाके फूल माला दे दी, उसको वायरल कर दिया कि हाँ बड़ा आस्थावान है। अरे जनता को क्या मिला? मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे। तो ये तो विपक्ष को चाहिए ना, जनता को क्या मिला? कुंवर जपेंद्र जी, हीरा सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ हमारे नेता हैं उत्तराखंड के। प्लान की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। सरकार 10 साल में 4 लाख नौजवान उत्तराखंड का प्लान करके चला गया, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिला, शर्मसार है, नाकमारी कट रही है, सबसे फैसिलिटी प्रदेश है आज की तारीख में। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, आप जो बता रहे हैं कि आपके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें नहीं पता है सारी चीजें। कुंवर जपेंद्र जी देखिए, बात हीरा सिंह बिष्ट जी के अंदर पीड़ा बहुत है और हमेशा एकदम मुखर रहते हैं और अपने दल के खिलाफ भी मुखर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी एक के खिलाफ ही रहे, और जो बोलना होता है बोल देते हैं। लेकिन जपेंद्र जी, कमाल तो ये है कि यहाँ जिन विद्वानों की तरफ हीरा सिंह बिष्ट जी इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता तो बोलता हुआ दिखाई नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि आज इस प्रदेश के अंदर 27,000 से ज्यादा विभिन्न विभागों में नौकरियों के दरवाजे खोले हैं युवा मुख्यमंत्री ने। और जो जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर पर्दे के पीछे एक खेल खेला जाता था, चोर चोर मुसेरे भाई, तो हमारे युवा मुख्यमंत्री ने, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी भ्रष्टाचारियों के नेक्सस को ब्रेक करने का काम किया है। क्योंकि वही नेक्सस उत्तराखंड के हजारों लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था, उसका रास्ता निकाला है, उस नेक्सस को ब्रेक करा है। और उसमें जेल के पीछे जाने वालों में आप देखेंगे अपना पराये का भेद नहीं है। जो प्रदेश का हितैषी नहीं है, जो प्रदेश के संसाधनों के साथ लूट मचा रहा था, जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था, सभी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हमारे हीरा सिंह बिष्ट जी उस पे बात नहीं करेंगे। आप किस सुझाव की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से कभी कोई सुझाव तो आता नहीं है कि कांग्रेस क्या सुझाव देगी। कांग्रेस के सुझाव भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, कांग्रेस के सुझाव कमीशन खोरी में लिप्त होते थे, कांग्रेस के सुझाव प्रदेश के साथ दगाबाजी करने में लिप्त होते थे, ऐसी योजनाएं बनती थी। लेकिन हमने कहा ना, जैसा हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार के काम की धारा बदल गई है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ सिर्फ लाभ के लिए सरकार काम नहीं करती है, वर्तमान सरकार प्रदेश की प्रगति के लिए काम कर रही है। अभी आप देखेंगे दिसंबर तक ट्रायल शुरू हो गए, कर्णप्रयाग में रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, कर्णप्रयाग तक रेल जो एक सपना थी वहां तक पहुंचेगी। अगले अगर आप देखेंगे 10 वर्षों में तो संपूर्ण हमारा पर्वतीय जनपद जितने भी हैं रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन कुंवर जपेंद्र जी, आप देखें ना कि कांग्रेस आखिर ले देकर अंकिता भंडारी पर क्यों आ जाती है? जी, अब हम आपको बहुत एक पते की बात बताएं, ये बार बार, क्योंकि अंकिता भंडारी में भी इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा बनाना जानते हैं। क्योंकि सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री अपना किया हुआ वादा निभा रहे हैं। आप बार बार कहते हैं वीआईपी कौन था, वीआईपी कौन था। अब भाई आप बता दो ना, आप बता दो, आप क्यों नहीं बताते हो? अगर आपको पता है कि वीआईपी का नाम बताने से आपको इतना बड़ा राजनीतिक लाभ होगा प्रदेश में, तो आप क्यों नहीं बता देते वीआईपी का नाम? आप मुद्दों को ट्विस्ट करें, क्रिएट करें, जनता को गुमराह करें, यह कांग्रेस का चरित्र था, है और भविष्य में भी रहेगा। चलिए, मैं नीरज भाई 1 मिनट में अपनी एक बात रखिएगा। चलिए बोलिए हीरा सिंह जी। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी से कर रहा हूँ। अभी रितु खंडूरी जी ने कहा कि जो पुल गिरा कोट द्वार का, यहाँ खनन हो रहा, तो धामी जी तो खनन से पैसा इकट्ठा कर माफिया को पनपा रहे, भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफिया। लेकिन वो खनन का काम बंद नहीं, उसका परिणाम रितु खंडूरी जो विधानसभा विधायक है सम्मानित कोट द्वार से, बीजेपी की है, उसने कहा कि उस खनन को न रोकने से हमारे यहाँ का पुल गिर गया, सरकार ने नहीं सुनी, तो धामी जी हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। लेकिन यही बात कांग्रेस को समझ में नहीं आई उस वक्त। जैसे जो चीज कांग्रेस को करनी चाहिए थी वही तो छूट जाती है। चलिए नीरज भाई, देखिए हीरा सिंह बिष्ट जी तो मुद्दे उठाने में माहिर है, क्योंकि पुराने एकदम एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो उनके पास मुद्दों की भरमार है। लेकिन ये बात शायद उनके जो कांग्रेस के अपने नेता हैं। जी बोलिए हीरा सिंह जी, बोलिए। एक उपलब्धि मैंने कहा, एक पॉलिटेक्निक बता दो, शर्म की बात है ये।
काम की इधर बात चलिए मैं नीरज भाई से ले लेता हूँ। हेरा सिंह जी तो आपने बोल ही लिया। नीरज भाई बस एक लाइन में कि मुद्दे वो चूज किए जाते हैं वास्तव में जो दिल से हो, जो दिमाग वाले हैं शायद वहां छोड़ दिया जाता है। मतलब जिस मुद्दे से लोगों के अंदर आक्रोश आए, लोग भीड़ में तब्दील हो, शायद उस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है। हाँ, हेरा सिंह जी की बात अपनी अलग है, वो बहुत सारे चीजें गिनाते हैं, उठाते हैं। हाँ, उनके अपनी पार्टी के नेता ना करें तो अलग बात है। एक टिप्पणी नीरज भाई क्या कहेंगे जी? कॉलेज बता दो, कोई रोड बता दो, कोई इरिगेशन देखिए ये तो इन्होंने हीरा सिंह बिष्ट ने खुद इस बात को इस बात को खुद स्वीकार कर लिया, मान लिया, इतने सारे मुद्दे गिना दिए कि प्रदेश में मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी देखिए हाल ही में 2 वीडियो वायरल हुए, एक स्पीकर वाला वीडियो वायरल हुआ और एक प्रेमचंद अग्रवाल जी और हरक सिंह रावत जी के बीच की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सरकार को काफी अपने लोगों ने एक्सपोज कर दिया है ना। तो ये इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वही बात है कि पिक एंड चूज वाली बात है कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपका बाकी मुद्दों पे आपका ध्यान ही नहीं है। आप जो है ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष जो है आपको अपनी पिच पर, जो आपने बात कही कि अपने पिच पे खिलाना चाहता है और आप उनकी पिच पर खेल रहे हो, तो इशू बहुत सारे हैं, लेकिन पिक एंड चूज है। हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत सारी चीजें गिनवा रहे हैं, लेकिन वहां पर खाली अंकिता भंडारी की बात हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक चीज है नीरज भाई कि युवा धामी का जादू चल रहा है। अरे युवा धामी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बात कर दिल्ली अपना बना उनके खिलाफ ये चाहकर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बना पाए एक साल में, चाहकर भी। चलिए बिल्कुल, और जो स्थितियां हैं कि लग ऐसा ही रहा है कि आने वाले समय में ये सरगर्मियां, ये गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी।